बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जल्द ही जारी हो सकती है अधिसूचना। राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमोदन के लिए पंचायत राज विभाग को भेजा पत्र। बिहार में बाढ़ की हालातों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, कहा स्थितियां हैं गंभीर, फिर करूंगा जायजा। नालंदा में खूनी संघर्ष का मामला, 16 नामजद के सहित 2 गिरफ्तार। जमीनी विवाद में 5 लोगों की हुई थी हत्या। पुलिस कस्टडी की मौत का मामला, एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। जहानाबाद के घोषी थाना की घटना। झारखंड में प्रतिबंधित पॉलीथीन का खेल, 2 क्विंटल पॉलीथीन जब्त। हिरासत में लिए गए 2 कारोबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात तो बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव का 20 अगस्त को ऐलान हो सकता है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने अपर मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा है। पत्र में आम चुनाव हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। वहीं पत्र में पंचायत ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए 10 चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर के बातें बताई गई है, जिसमें से पहले चरण का जो मतदान होगा वो 20 सितंबर, इसके बाद 24 सितंबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर और 15 नवंबर के साथ साथ 25 नवंबर को मतदान संपन्न कराने की बातें की गई है। इधर गुरुवार को सीएम ने कई जिले जैसे पटना, गया, जहानाबाद का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह खतरा और बढ़ सकता है। दरअसल बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार अलर्ट हैं और ऐसे में उन्होंने ये बातें कही है। पटना और नालंदा जिले के डीएम को भी निर्देश दे दिए गए हैं। 1 हफ्ते बाद फिर सीएम इन इलाकों का जायजा ले सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में डर और बढ़ सकता है। नहीं कर पा तो पानी को सुरक्षित करने का भी हो जाएगा। बाकी जहाँ पर भी जल का संकट होता है वहाँ संकट दूर होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी का जो विषय है ना, अभी का विषय है लोगों को राहत देने के लिए हर प्रकार से काम करना। इसलिए हमारे साथ दोनों आपदा प्रबंधन के भी साथ गए हैं और एक एक चीज़ को देख लिए हैं और इसके लिए सब डीएम को भेज करके बाकी जितने गाँवों में प्रभावित हुए उनको राहत देना, सहायता पहुँचाना बहुत जरूरी है। इधर कटिहार मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद उनके घर राजनेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजद विधायक भाई वीरेंद्र दिवंगत मेयर के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस अपने से कभी भी दबिश बढ़ाकर नहीं पकड़ी। हमको लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश होगी और एनडीए के लोग, इसमें कई विधायक के चहेते लोग हैं और उनके परिवार के लोग हैं जो शिवराज पासवान जी के बढ़ते कद को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी हत्या कराने का काम किया है। इधर पटना में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस बार के विधानसभा के मानसून सत्र में हुई कार्यवाही पर चर्चा की। विजय सिन्हा ने कहा कि इस बार सदन को बेहतर तरीके से चलाना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि सदन में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए। सत्र में 18 विभाग का जवाब सत्र के पूर्व आ गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक था कि 18 विभाग का जवाब सत्र के पूर्व, जिसमें ऊर्जा विभाग, पर्यटन, विधि, भवन निर्माण, पथ निर्माण। इधर पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा और एमएलसी निवेदिता सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 7 अगस्त को राज्य स्तरीय कोरोना से बचाव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीजेपी कराएगी। रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार कोविड प्रथम चरण में और फिर जब सेकेंड वेव आया कोविड का, और पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी विपदा को झेला जो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक ऐसी परिस्थिति जब संपूर्ण विश्व भी लॉकडाउन
हो सकता है या लॉकडाउन में जा सकता है, कभी किसी ने नहीं सोचा। पिछले वर्ष का आप सबको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल जो सिर्फ इधर सीबीएसई की कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस रिजल्ट के आने के बाद कई छात्र खुश हैं तो कई निराश हैं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड में 99.81% छात्र पास हुए हैं, लेकिन पिछले कई छात्र औसत से कम नंबरों के कारण अब खुश नहीं हैं, वो परेशान हैं। इसी कड़ी में बक्सर के डुमरांव में निराश छात्रों ने हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में उन लोगों ने पैसा वसूला गया और उसके बावजूद भी उन्हें बेहतर लाभ नहीं मिला। सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट 60 से लेकर 65% ही आया है। बिना परीक्षा के पास तो कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट बहुत ही खराब है। इधर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अर्जुन कुमार दास और संजीत कुमार पासवान के नेतृत्व में भी वार्ड 16 जेपी चौक के विद्यापति चौक तक सड़क और नाला निर्माण को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। नेताजी बिछा दे, फिर जाकर दरभंगा के जे बड़का बड़का कलेक्टर और बड़का बड़का नगर निगम के पदाधिकारी बैठल है, तब तक जाकर दही बिछा कर आने ले सके। इस संघर्ष है। इधर मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिठनपुरा चौक के पास सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद गुरुवार को एक निजी स्कूल के दर्जनों की संख्या में आए छात्र छात्राओं ने 1% आने और कम प्रतिशत यानी कि उनके परीक्षा परिणाम जो है वो उसमें कम नंबर आने के बाद उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए स्कूल प्रबंधक से मनमाने खिलाफ और पैसों की लेन देन करने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान छात्रों ने मिठनपुरा चौक के समीप बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम किया और प्रदर्शन किया। हम लोग को जो परसों 10th का रिजल्ट जो सीबीएसई जारी किया है उस बेसिस पे हम लोग को कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। जहाँ भी कोई भी बच्चा एडमिशन लिए हुए था वहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला सारा पैसा रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग जितने परसेंट के मतलब जितना हम लोग को मार्क्स हम लोग डिजर्व करते थे उतना हम लोग को मिला नहीं, और जो बच्चा जितना डिजर्व 92%, 91 डिजर्व नहीं करते थे उसको 92, 96% मिला। प्रिंसिपल का जो बेटा है उसका जो रिश्तेदार है सबको 91, 92% दिया गया। हम लोग को डिजर्विंग हम लोग को 50%, 40%, किसी को फेल कर दिया गया। इधर बेतिया के नरकटियागंज में भी सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट खराब होने से छात्रों ने सड़क जाम कर स्कूल में तोड़फोड़ की। नरकटियागंज के सरस्वती विद्या मंदिर में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट सामने आया। छात्रों ने धांधली का आरोप लगाते हुए स्कूल में तोड़फोड़ की। स्कूल का स्टाफ वाले लोग का बच्चों सबका 90+ आया, बाकी सब किसी का 60 से नीचे आया। सब हम लोग के साथ भेदभाव किया। 60 भी नहीं आया, हम लोग 60 से भी बहुत कम आया। अच्छा जगह एडमिशन भी नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। देखिए, बच्चे द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं झूठे हैं। शिक्षा के मंदिर में गलत कार्य आदमी नहीं करता है। प्रिंसिपल की बच्ची का ही नंबर कम है, वह नंबर देख कर के दुखी है और रो रही है। बच्चे किसी के बहकावे में आकर ही यह आरोप लगा रहे हैं। इधर बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग, जो बेगूसराय के छात्रों की मांग है, जब सदन में विधायक ने उठाया तो शिक्षा मंत्री ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी बेगूसराय में कोई भी विश्वविद्यालय खोलने की मंशा सरकार की नहीं है। जबकि बेगूसराय में आकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की घोषणा तक की है, लेकिन शिक्षा मंत्री के जवाब से साफ है कि बेगूसराय में किसी विश्वविद्यालय को खोलने की मंशा नहीं है। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने काफी आक्रोश जताया। मैं सीधा तौर पे मेरा संगठन लगातार गांव-गांव जाकर छात्र नौजवान को जागरूक करने का काम कर रहा है। 9 अगस्त को क्रांति दिवस है और जो भी मंत्री संसद बने हैं लगातार छात्र को ठगने का काम किया है, और मैं तमाम छात्र नौजवान को जागरूक करके राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय किसी भी हालत में होना चाहिए बेगूसराय के अंदर, और रोजगार के नाम पर बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन जब हम फर्टिलाइजर का धुआं हम लेंगे तो नौकरी बाहरी क्यों करेगा।
लगभग 3 साल से जर्जर पड़ी मुख्यालय आरा सहित भोजपुर जिले की तमाम सड़कों को लेकर प्रमंडल बनाओ मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के संयोजक कृष्णकांत तिवारी के नेतृत्व में पुराना समाहरणालय से नगर निगम आरा तक सड़क पर धान रोपनी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला परिषद ओम प्रकाश सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारी हाथ में तख्तियां लिए हुए थे जिस पर लिखा था, जिला प्रशासन, विधायक, सांसद, शर्म करो। इधर नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में बुधवार को भूमि विवाद में गोलीबारी मामले में कुल 16 लोगों का नामजद किया गया है, जिसमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी। गांव में अभी भी भयंकर मंजर है। इधर जहानाबाद जिले के घोसी थाना के लखावर गांव में पुलिस ने बीती रात एक युवक गिरजेश कुमार को हिरासत में लिया था। युवक को पकड़कर मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क पर हंगामा करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हाजत प्रभारी रामानंद शर्मा, ओडी ड्यूटी सुरेश राम और चौकीदार मोहन को निलंबित किया गया है। के रहने वाले थे गिरजेश कुमार, उनको स्थानीय थाना पूछताछ के लिए लाया था कल। स्थानीय थाने का कहना है कि वो संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे और इसलिए पूछताछ के लिए लाया गया था। सुबह में फिर बताया गया मुझे कि यहाँ पे जो है उन्होंने टॉयलेट में जाके फांसी लगा लिया है, अंदर से दरवाज़ा बंद करके। इस सूचना पर तत्काल मैं आया हूँ। कुछ भी मामला नहीं उस पर था। अच्छा, लाया सुबह में हम लोग के फोन हुआ कि पकड़ के ले आए हैं। आए तो यहाँ देखते हैं कि लाश है जो बाहर निकालल है। पुलिस का क्या कहना है कि कैसे मतलब बोला अपने से फांसी लगा लिया। अपने से कैसे फांसी लगा लेगा? कई रेलवे स्टेशनों, सुरंग समेत मुंगेर के ऐतिहासिक किला को उड़ाने की साजिश रचने वाले नक्सली नंदन मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार नक्सली ने अपने साले से भागलपुर रेलवे स्टेशन उड़ाने की बात कही थी। पटना एसटीएफ की सूचना पर जमालपुर एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नंदन मंडल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर जंगल से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और नक्सली पर्चे बरामद हुए हैं। वहीं गिरफ्तार नक्सली ने 2 महीने पहले ही नक्सली संगठन से जुड़ने की बातें कही है। इसकी पुष्टि एसएसपी अभियान ने प्रेस वार्ता कर दी। यह था कि 3 अगस्त की रात को एसटीएफ को सूचना मिलती है कि भागलपुर स्टेशन को उड़ाया जा सकता है और इसने एक कॉल किया था अपने संबंधी को, तो उसमें बार बार कमिटेड ढंग से कह रहा था कि हम भागलपुर स्टेशन को उड़ा देंगे। इससे जाहिर है कि हम लोग सकते में आ गए, पूरा अमला सकते में आ गया था। और फिर हमने वेरीफाई किया तो नंदन मंडल को उसके घर से हमने उठाया और पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान इसके खौफनाक इरादे का पता चला। इधर बेगूसराय में नीमा चांदपुरा थाने की पुलिस ने अपहरण के मामले का उद्भेदन करते हुए नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। लेकिन जब मामले की छानबीन की गई तो मामला प्रेम प्रसंग का उभर कर सामने आया। दरअसल जून महीने में चांदपुरा गांव की एक लड़की गायब हो गई थी। लड़की के परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए लड़की के चचेरे भाई सहित 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। लेकिन उक्त मामले में जब पुलिस मोबाइल सर्विलांस और अन्य संसाधनों से छानबीन करनी शुरू की तो लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार नाबालिग का अपने ही चचेरे भाई से प्रेम संबंध चल रहा था और इसी को लेकर दोनों घर से फरार हो गए थे। 7/6/2021 को मामला दर्ज हुआ था संख्या 50 इसमें लड़की का अपहरित करने का मामला दर्ज किया गया, जिसका कल दिनांक 4/8/2021 को बरामद किया गया, जिसको माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु लाया गया। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए डीटीवी भारत।
घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और बात भोजपुर की करेंगे। दरअसल भोजपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित कोइलवर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कोइलवर थाना क्षेत्र के बबुरबानी घाट गांव में वाहन की बैटरी चोरी करने का आरोप लगाकर 4 युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई।
इतना से मन नहीं भरा तो इसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया गया। इस शर्मसार करने वाली घटना का आरोप इस इलाके के एक जनप्रतिनिधि पर ही लगा है। इसके बाद परिजनों ने पीड़ितों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कराया। इधर मुजफ्फरपुर जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दारोगा जी घूस लेते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो मिठनपुरा थाना परिसर का बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि एक दारोगा जी के साथ दो लोग खड़े हैं। पहले कुछ देर तक वीडियो में देखा जा रहा है कि रुपए लेन देन का कारोबार चल रहा है या फिर मामला चल रहा है और मेल जोल से ये सब कुछ हो रहा है। कुछ सेकंड के बाद रुपए की गड्डी युवक अपने पैकेट से निकालकर दारोगा जी को दे देता है, जिसके बाद दारोगा जी झट से रुपए का गड्डी लेकर अपने पैकेट में डाल लेते हैं। यह पूरी घटना पास में खड़ी किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है और इसकी सच्चाई तो अब जांच के बाद ही पता चलेगी। वही मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है, जांच आने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। वीडियो हम लोग को भी संज्ञान में आया है, हम लोग को भी मोबाइल के व्हाट्सएप पे भेजा गया है। इसकी जांच हम उच्च स्तर से इसकी करवा रहे हैं। जांचोपरांत प्रतिवेदन प्राप्त होने पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर गया के रहने वाले अमन नागसेन की मौत चीन में पढ़ाई के दौरान हो गई। अमन चीन के तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई कर रहा था। पीड़ित परिवार लगातार चीन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर भारत लाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन अभी तक ना ही भारत सरकार और ना ही बिहार सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जो पीड़ित परिवार के घर से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि अगर आज रात 8 बजे तक भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो कल पूरा परिवार मीडिया के सामने आत्मदाह कर लेगा। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जिस दलित के बच्चे का, एक किसान के बच्चे का हत्या हुआ है, तो आज सारी सरकारें कह रही है कि नियम से काम होगी। यही अगर पूंजीपति के बेटे का सब होता, यही राजनीतिक दल का होता, ये कोई स्वर्ण के बेटे का हत्या होता, तो भारत सरकार के लिए नया नियम लागू होता और 24 घंटे के अंदर में उसके शव को हर हालत में लाया जाता। लेकिन एक दलित होने के नाते, एक किसान का बेटा के होने के नाते उसकी हत्या हुई। इधर सहरसा के जीवन लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा 1.5 साल पूर्व नबार्ड योजना के तहत 2 सड़क बनाई गई थी। उस सड़क के बीचों बीच एक पुलिया का निर्माण किया गया था, जो ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से आवागमन ठप हो चुकी थी। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुल के टूट जाने से कई गांव का संपर्क जो है वो आपस में टूट गया है। वहीं प्रशासन की उदासीनता के कारण आवागमन पूरी तरीके से ध्वस्त भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर अनियमितता की जांच करने की मांग की है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉपर वगैरह कुछ भी दिया हुआ है नहीं, सेफ्टी रीजन तो कुछ है ही नहीं। ठेकेदारी करके बस कमा के निकल गए। वो बेचारा अचानक इसमें गिरा, जिसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगर उसको नहीं ले जाते सही समय पे तो वो मर जाता। ये इतना बुरा हाल है। और इस पुलिया का तो छोड़िए, बल्कि रोड भी जाके देखिए, वो पुल का भी, वो छोटा जो पुल है वो भी धंसा हुआ, कब गिर जाए पता नहीं। रोड का भी बुरा हाल है, जबकि इस पे रोड वाहन तो करीब 1 साल से पूरा बंद है। इधर बेगूसराय के बरौनी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह एवं तेगड़ा के विधायक राम रतन सिंह भी मौजूद रहे। दोनों ने संयुक्त रूप से उक्त प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड से संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों के द्वारा ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता दूरदर्शिता को दर्शाता है एवं आने वाले दिनों में लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। इधर भारतीय कस्टम से लेकर रेलवे साइडिंग तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य में आ रही समस्या के समाधान को लेकर रक्सौल में दोनों देश के अधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। भारतीय दूतावास परिसर में हुई बैठक के दौरान नेपाल रेलवे की जमीन के कारण आ रही समस्या पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल नेपाली अधिकारी, एनजीओ के सदस्यों और पत्रकारों ने इस बात पर सहमति जताई कि इस सड़क के
बन जाने से नेपाल के ट्रेंड को ही फायदा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में इसको जल्द से जल्द एनओसी मिले। इधर बेतिया के भगवानपुर के वार्ड नंबर 1 बूथ संख्या 229 को लोगों ने वार्ड सदस्य प्रतिमा देवी के नेतृत्व में बूथ को यथावत रखने के लिए वीडियो को आवेदन दिया है। लोगों ने बताया कि भगवानपुर के वार्ड नंबर 1 में सालों से उच्च वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जांचोपरांत बूथ संख्या 239 को स्थापित किया गया, जहां पर सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित है। साथ ही विद्यालय, सोलर प्लांट लगा हुआ है। वहीं इस संबंध में वीडियो निभा कुमारी ने बताया कि जांचोपरांत ही इस विषय पर विचार किया जाएगा। इधर नालंदा में बाढ़ जैसी त्रासदी का असर देखने को मिला है। इस दौरान जिले के रहोई प्रखंड में हर साल बाढ़ से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात के वक्त बाढ़ जैसी त्रासदी उत्पन्न होती है तो सभी दावे और वादे हवा हवाई हो जाते हैं। झारखंड समेत आसपास के राज्यों में लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण झारखंड से छोड़े गए पानी का असर पंचानी नदी में दिख रहा है। तभी रहोई प्रखंड का पहियारा बांध 4 दिनों के अंदर 2 बार टूट चुका है। इस बांध के टूट जाने से हवनपुरा और मई फरियादा पंचायत के लोग जलमग्न हो चुके हैं। अभी हम लोग रहुई निजाइन पथ के बिहार शिव निजाइन पथ के इतासंग से देखपुरा जाने वाली पथ के पुल पर खड़ा हैं। यहाँ पुल से ऊपर होकर के मेन रोड जो रहुई निजाइन पथ पर से पानी जा रहा है और देखपुरा जाने वाली पथ में एक मोटा मोटी 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। और अगर इसका तुरंत मरम्मत नहीं किया गया तो गांव की ओर नदी बह जाएगा, जिससे सभी घरों में पानी चला जाएगा। अब खबरें झारखंड की। झारखंड में पॉलीथीन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। जब प्रशासन सजग होती है तो पॉलीथीन बिकना बंद हो जाता है। जैसे ही प्रशासन सुस्त होता है, धड़ल्ले से पॉलीथीन की बिक्री शुरू हो जाती है। जमशेदपुर में अछेश से बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 क्विंटल पॉलीथीन जब्त किया गया है। साथ ही 2 कारोबारियों को हिरासत में भी लिया गया है। इधर झारखंड में पिछड़ों की 56% जनसंख्या के अनुपात में नौकरी में 36% आरक्षण देने की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। वहीं मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने कहा कि झारखंड में पिछड़ों की 56% की जनसंख्या है और हमारी मांग है कि उन्हें सरकारी नौकरियों में 36% का आरक्षण मिले। हम लोगों ने महामहिम का स्वागत भी किया, साथ साथ महामहिम जी से आग्रह किए, मांग पत्र समर्पित कर हम लोगों ने कहा कि पिछड़ों का झारखंड में आबादी 55% है, लेकिन झारखंड एक पहला राज्य है पूरे देश में जहां पिछड़ों का आरक्षण मात्र 14% है। इधर रांची के जैक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके बाद परीक्षा में फेल हुए छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आज छात्रों ने जैक कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। वहीं फेल हुए छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे छात्रों का आरोप है कि जैक ने जिस तरीके से रिजल्ट प्रकाशित किया है उसमें कई खामियां बरती जा रही हैं। यही वजह है कि हजारों की संख्या में छात्र फेल हुए हैं। जब एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया तो किस आधार पे हम लोगों को फेल किया गया, इसका ये चाहिए, हम लोग को जवाब चाहिए। जब एग्ज़ाम होता और फेल किया जाता तो कोई बात होता, जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ना प्रैक्टिकल हुआ, तो फेल क्यों किया गया? और किया भी गया तो सबको किया जाता ना, कुछ लोगों को निकाल दिया गया, कुछ लोगों को फेल कर दिया गया, ये तो इंसाफ ही नहीं है। इधर सलायकेला के आनंदपुर चौक पर हाईवा की टक्कर बाइक सवार से हो गई, जिसमें 40 साल के राजू मुर्मू घायल हो गए। घटना के बाद हाईवा लेकर भाग रहा चालक को लोगों ने पकड़ लिया, साथ ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस चालक थाना ले गई और वहीं घायल को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। सूचना में तो गश्ती में थे, हम लोग को सूचना मिली है कि एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग आए हैं। अब देखे कि आदमी तो घायल अवस्था में थे, अब उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, इसका आगे क्या बोलूं।
इधर सीबीएसई बोर्ड के 10वीं का परिणाम भी सवालों के घेरे में आ गया है। वैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग का परिणाम विवादों में घिरा है। इसको लेकर अभी छात्रों का आंदोलन चरम पर है। वहीं सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किया है उसको लेकर के भी विवाद गहराने लगा है। वैसे तो कहने को सीबीएसई 10वीं बोर्ड में 100% रिजल्ट हुआ है, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है। सरायकेला जिला के गमरिया स्थित श्रीराम डिवाइन एकेडमी के छात्रों ने इसके लिए विद्यालय प्रबंधक को जिम्मेदार मानते हुए जमकर बवाल काटा है। छात्र विद्यालय प्रबंधन पर कैरियर के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। को दोबारा एग्जाम नहीं देना है और हम लोग को मार्क्स चाहिए, अपने हिसाब से मार्क्स चाहिए, जैसा हम लोग का रहना चाहिए था। हम लोग को प्री बोर्ड में हम लोग का 80% से ऊपर दिया गया और अभी 50, 30, 40 ऐसा मार्क्स दिया जा रहा है, तो ये कोई अच्छा बात नहीं है। और कोई स्कूल हम लोग के हिसाब से जो हम लोग को सब्जेक्ट चाहिए उस हिसाब से हम लोग को एडमिशन भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।